उनको मैंने पहले कैसेट में सुना है, फिर मैंने सीडी प्लेयर में सुना है खरीद कर। जब मोबाइल के दौर की शुरुआत होती है तो उनको मैंने चिप में भरवा कर सुना है। यूट्यूब की दुनिया जब एक्टिव हुई तो यूट्यूब, स्पॉटिफाई पर, वहां पर लाइव सुना। 90 के बाद बैक टू बैक 5 फिल्म फेयर अवार्ड। आशिकी 90, 91 इज साजन, 92 इज दीवाना, 93 इज बाजीगर, 94 इज 1942। छठा बार भी मिल जाता। हाँ, वो आपने कह दिया था कि अब किसी और को दे दो। गड़बड़ हो गया। हम रफी साहब की बात करते हैं, किशोर जी की बात करते हैं, लता जी की बात करते हैं, मुकेश जी की बात करते हैं। दे ऑल आर ग्रेट, बट ये रिकॉर्ड उनके नाम भी नहीं दादा। ये पॉडकास्ट बहुत स्पेशल है। स्पेशल इसलिए क्योंकि मेरे साथ जो आज मेरे मेहमान हैं उनको मैंने पहले कैसेट में सुना है। कैसेट के बाद उनको फिर मैंने सीडी प्लेयर में सुना है खरीद कर। इसके बाद जब मोबाइल के दौर की शुरुआत होती है तो उनको मैंने चिप में भरवा कर सुना है। यूट्यूब की दुनिया जब एक्टिव हुई तो यूट्यूब, स्पॉटिफाई पर, उनको वहां पर लाइव सुना। लेकिन आज मेरी खुश नसीबी है कि वो मेरे साथ है। इससे पहले कि इंट्रोडक्शन कराऊं, मैं आपको बता दूं कि ये वो शख्स हैं जिन्होंने शाहरुख खान की पहली फिल्म में गाना गाया, अजय देवगन की पहली फिल्म में गाना गाया, अक्षय कुमार की पहली फिल्म में गाना गाया, शाहिद कपूर से लेकर ऋतिक रोशन तक की पहली पिक्चर में गाना गाया। केदारनाथ भट्टाचार्य साहब, कुमार सानू, द गोट, द लेजेंड। नहीं, ऐसा ही आप सोचते हो, लेकिन आई एम वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। मतलब मैं कभी अपने आप को स्टार नहीं समझा। इजी हो जाता लाइफ। स्टार समझते हैं ना तो फिर ज़्यादा थोड़ा सा मतलब ऑल टाइम अपने आप को तैयार रखना, ऑल टाइम ये सब नहीं, वो बहुत कठिन हो जाता है लाइफ। दादा, ये जेनजी के दौर में जो लोग जहाँ पूछ रहे हैं कौन है कुमार सानू, इनको क्या पता कि भारत के इतिहास में सिर्फ एक सिंगर है जिसने लगातार 5 बार फिल्म फेयर का अवार्ड जीता है। ये तो ना उससे पहले कोई, ना उसके बाद कोई। बड़े आए बड़े गए। और बताइए दादा, क्या दौर था? मतलब मेरे को जानना ही है, क्योंकि उदित जी पहले आ गए थे, पहला नशा से हिट हो गए थे। फिर आप आए, ऐसा लगा कि वो एक तूफान आया और सबको साइड कर दिया। 90 के बाद बैक टू बैक 5 फिल्म फेयर अवार्ड। मतलब हम रफी साहब की बात करते हैं, किशोर जी की बात करते हैं, लता जी की बात करते हैं, मुकेश जी की बात करते हैं। दे ऑल आर ग्रेट। आप भी खुद इंस्पायर हो, हम सब इंस्पायर हैं। बिल्कुल। बट ये रिकॉर्ड उनके नाम भी नहीं दादा। आज के दौर में अरिजीत के पास भी ये रिकॉर्ड नहीं है, 5 बार बैक टू बैक फिल्म फेयर। छठा बार भी मिल जाता। हाँ, वो आपने कह दिया था कि अब किसी और को दे दो। गड़बड़ हो गया। ये सच कहानी है? हाँ, ये सच्ची कहानी है? सच्ची कहानी है, क्योंकि फिल्म फेयर में ही मैं जब 5th टाइम ले रहा था ना, तब हमने स्टेज पे बोल दिया था कि जो सब रिपोर्टर मीडिया वाले थे, मीडिया वाले ने मेरे को बोला कि भाई कुमार जी आपका 5 बार ले लिया, 6 टाइम आपने बहुत अच्छा। मैं बोला कि नहीं, बार बार मैं लेता हूँ यहाँ आके, तो मैं मेरा दिल करता है कि कोई न्यू कमर सिंगर आए और वो फिल्म फेयर ले, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। दादा, एरोगेंस था या ऐसे जबान से निकल गया? हम तो इसी टाइप का ही है, जो दिल में आता है बोल देता हूँ। अभी मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड जिसको बोलते हैं आप, मैं छुपा के कोई काम नहीं करता। तो ये मैं बोल दिया था, तो मीडिया वाले का मेहरबानी है, उन लोगों का बड़े मेहरबान हैं उन लोग मेरे पे। उन लोगों ने कह दिया कि भाई कुमार सानू ने फिल्म फेयर लेने के इससे इनकार कर दिया। बहुत एरोगेंस आ गया है, वो तो अपने आप को फिल्म फेयर से बड़ा समझ रहे हैं। नहीं, फिल्म फेयर लेने से इनकार कर दिया। हाँ, ये बात फिल्म फेयर को अच्छा नहीं लगा, और फिर उन्होंने जीवन में आपको नहीं दिया उसके बाद? नहीं, उसके बाद और नहीं दिया। और वो तुझे देखा तो ये जाना सनम छठा था। हाँ, मेरे को पता है, वो उसकी अपनी कहानियां है। वो भी मेरा ही था। तो चलो ठीक है, जो भी है ठीक है, थैंक यू मीडिया वाले। बट दादा, अफसोस होता है कि ये लाइन नहीं देते तो, क्योंकि नहीं, उसके बाद भी बहुत अच्छी कहानियां हैं। आंखों की गुस्ताखियां, दो दिल मिल रहे हैं। देखो जो यहाँ लिखा हुआ है ना, हाँ, उसको कोई नहीं छीन सकता। ट्रू। और जो लिखा नहीं है ना, वो कोई नहीं दे सकता। सही बात है। तो क्यों चिंता करे? जो है इट्स ओके। सही बात है। कभी होटल में आप गाना गाते थे, वहां से आज तो करते करते मैं सोचा भी नहीं था मैं इस जगह पे आऊँगा या इतना गाना गाऊंगा, लोग इतना प्यार देगा, ये सब कभी सोचा था क्या? कभी सोचा नहीं था ना। तो जो लिखा हुआ है वो तो ऊपर वाले ने देता गया, आज भी दे रहा है। दादा, बंगाल की मिट्टी में क्या है? बंगाल की मिट्टी में ना मच्छी है, चावल है। नहीं, ये किशोर दादा वहीं से, आर डी बर्मन वहीं से, प्रीतम वहीं से, आज के दौर में अरिजीत वहीं से, आप वहीं से।
ये म्यूजिक कुछ अलग बंगाल से निकलता है। क्या होता है कि हमारे वहाँ पे ना एक रिवाज था, देखो बेटियों का ना शादी नहीं होता था अगर सास ससुर को गाना गा के नहीं सुनाया तो ये बड़ा एक मतलब एक कल्चरल पता नहीं एक सिस्टम बना दिया था। ससुर जी आके बैठते थे, बैठ के बोलता है माँ एक गान सुनाओ माँ। तो अगर गाना सुनाए और गाना अच्छा लगा, ससुर जी को भी शायद समझ में नहीं आता है कि वो सोचा कि गा तो रहे ना कम से कम, बस शादी हो जाता था, पसंद हो जाता था। तो ये एक रिवाज चलता गया कि भाई कि हर घर में एक तानपुरा, एक हारमोनियम, एक तबला, गाना आता हो नहीं आता हो लेकिन वो रहेगा। एंड उसमें कुछ लोग चिल्ला चिल्ला के पड़ोसियों को तकलीफ कर देते हैं रियाज कर करके, पड़ोसियों को बहुत तकलीफ दिया वो लोगों ने, लेकिन फिर भी हमारे वहाँ पे रियाज जो है एक रीति रिवाज जो है वो ऐसा ही है कि यू हैव टू बी इन म्यूज़िक। अगर पढ़ाई लिखाई के साथ साथ म्यूज़िक भी होना चाहिए। तो एक इसलिए ना, और आई थिंक एक मिट्टी का गुण बोलिए या पानी का कुछ भी बोलिए, लेकिन ये है। बट दादा एक सवाल मेरे मन में हमेशा आपको देख कर आया, जब भी मैं आपका इंटरव्यू देखता था, कि जब आप हिंदी में बात करते हो हाँ तो फिर भी थोड़ा टूटा फूटा चल जाता बिल्कुल है। बिल्कुल। बट जब आप गाना गाते हो हाँ। एकदम फ्लॉलेस, इवन देसी गाने, कभी उफ कभी हाय रानी ये भी कोई बात है, मैं कहा भाई ये देसी गाना, ये टोन कैसे, मतलब इतना। देखो मैं 26 लैंग्वेजेस में गाना गा चुका हूँ। हाँ जब मैं उर्दू गाता हूँ तो किसी को पकड़ में नहीं आता कि मैं कौन सा जात का हूँ, क्योंकि मेरा प्रोनाउंसिएशन जो है इट्स वेरी क्लियर। एंड गाते वक्त, हाँ गाते वक्त मैं बात करने के लिए कभी वर्कआउट नहीं किया। मैं बोला आगे वाला समझ जाए बस, ये मेरे लिए बहुत है, क्यों इसमें टाइम दूं और क्यों दिमाग में नहीं फिर ऐसा करके शुद्ध हिंदी में बात करना। हम बोले नहीं भाई हम तो बंगाली है, हाँ आगे वाले समझ जाते हैं, बस आ रहा है ना समझ में। बट दादा गाने में कभी नहीं हुआ कि आप जैसे कुछ पढ़ रहे हो किसी गाने में, किसी डायरेक्टर ने दिया, आज और भी थोड़ा देखो आज भी मैं गाना लिखता हूँ बंगाली में, ओके चाहे हो तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, कोई भी भाषा में मैं बंगाली में लिखता हूँ। इवन मैक्सिकन सॉन्ग तो ये सारे जितने हिंदी गाने आपने गाए पहले बंगाली में लिखे हैं? सारा बंगाली में लिख के, मेरा स्क्रिप्ट जो है बंगाली में होता है, बट उसमें कुछ एक शॉर्ट हैंड होता है, हाँ वो मैं मार्किंग करते रहता हूँ, तो ऐसे सब मार्किंग करता रहता हूँ, तो उसमें मेरे को पता चलता है अभी मेरे को किस तरह से उस प्रोनाउंस करना है, किस तरह से बोलना है। जब वो डिक्टेट करता है ना कि गाना लिख लीजिए पहले, तो वो जो जिस तरह से बोलते हैं मेरे को उसके ऊपर मेरा शॉर्ट हैंड चलता रहता है। वो बंगाली होता है गाना पूरा लिखा हुआ, लेकिन उसके ऊपर शॉर्ट हैंड चलता है कि मैं किस तरह से गाऊंगा इसको। तो इस पे वर्कआउट किया, तो इसीलिए गाने में कोई फॉल्ट नहीं मिलता है। बट बोलते टाइम आप लोग पकड़ ही लेते हो, मैं क्या करूं। दादा डीडीएलजे को आए 30 साल हो गए। डीडीएलजे का जो पोस्टर था उसमें तुझे देखा तो जाना सनम वाला ही सीन था। अब मेरे मन में दो सवाल हमेशा आता है। एक सवाल ये आता है कि जब पोस्टर के डीडीएलजे में तुझे देखा तो जाना सनम, वो सरसों खेत, वो वाले सब कुछ लेके शाहरुख बैठा रहता है, तो यश चोपड़ा साहब ने वो गाना भेजा क्यों नहीं? दूसरा, एक थ्योरी उदित जी ने भी दी है। मैं कभी स्पॉटिफाई पे एक पॉडकास्ट हुआ जिसपे ललित पंडित और उदित जी आए थे, नीति मोहन बैठी थी, और वहां पर उन्होंने जिक्र किया, बाद में भी एक जगह किया, कि तुझे देखा तो जाना सनम उदित जी कह रहे थे ये मेरा गाना था। अच्छा लता जी ने उनसे कहा था, अच्छा, यश जी ने कहा था, और ललित जी ने भी कहा कि हाँ यार था तो तेरा ही। एंड देन उन लोगों ने गाना भी गाया 4-5 बार। तो दादा थोड़ा बताओ ना ये वो कहानी। एक बात मैं आपको कहता हूँ, ना तो लता जी जिंदा है ना यश जी जिंदा है, पता नहीं और उनमें से जो था उनमें से कितना जिंदा है कितना नहीं है, तो बोल ही सकते हैं ना। ललित जी भी कह रहे थे। नहीं, प्रूफ तो आप कर नहीं सकते।